नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए अपनी अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों ने आईबीपीएस पीओ प्री कर लिया ना, उनको मेंस में जाके और थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डीआई आती है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखना कि बड़े बड़े दिखने वाले सवाल आसानी से कैसे किए जा सकते हैं, कैसे डिकोड करते हैं हम उन सवालों को, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये वीडियो जरूर देख के जाना आप, जिससे बोर्ड एंड स्ट्रीम से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को। एक बार आप इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करें और इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। पहली बार अगर हम पूरा सवाल पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है। पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमें एक एक लाइन से मतलब निकालना है। और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूं। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा हेल्प देना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए पढ़ाने वाले कई टीचर उपलब्ध हैं। चलो, हिंदी मीडियम वाले टीचर बच्चों के लिए ये मैं बात बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, वो समझना। नदी आर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पे जो जो चीजें दी हुई है ना, आपको वो लिख देनी है आपको। जैसे ये है नदी आर हमारे पास में, ये है नदी आर, थोड़ी ऊपर ले लेते हैं। ये है भाई नदी आर, ये है नदी आर, ठीक है। ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ठीक है। ये बहती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो देखो मान लेते हैं कि ये इसका वेस्ट है और ये इसका ईस्ट है। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है ये वाली नदी, ऐसे बहती है। और किस स्पीड से बहती है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहती है। ये हमें यहां पर दिया हुआ है, ऐसे ये बहती है नदी। अब क्या कहना चाह रहा है? बिंदु ए नदी आर में बिंदु बी के पश्चिम में 190 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अभी आपको 192 किलोमीटर दूर स्थित बनाना है ए पॉइंट को बी से, और बी के पश्चिम में। ये 192 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, किलोमीटर की डिस्टेंस है। ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है, और ये बात हो रही है रिवर आर की, मतलब रिवर का भी यहां नाम दे दिया है, रिवर आर। आर से शुरू होने वाली ये कोई भी रिवर है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इसके बाद बोला है कि नाव एक्स और वाई और जेड बिंदु बी के लिए ए से एक साथ शुरू होती है। ए पॉइंट ये है, इस पॉइंट से 3 हमारे पास में बोट है। ये देखो पहली बोट बहुत ही खराब सी है, हालांकि ये एक्स बोट है, ये बोट एक्स है। ये यहां से ऐसी बोट वाई है और बोट जेड है। ये तीनों जो है वो ए पॉइंट से बी की ओर प्रस्थान करती हैं, और बिंदु बी तक पहुंचने के तुरंत बाद प्रत्येक नाव ए पॉइंट की ओर मुड़ जाती है। इस पॉइंट पे ये पहुंचती हैं और फिर वापस इधर मुड़ जाती है, ठीक है। ये बात हमें यहां से पता चल रही है। फिर क्या कह रहा है कि नाव एक्स की धारा में अनुकूल स्थिर गति पानी में, हाँ ना, एक्स की धारा के अनुकूल इस गति, ये यहां तक बात है, और स्थिर पानी में नाव वाई या जेड की गति के समान है। देखो एक्स की अनुकूल गति, तो देखो नाव एक्स जो है ना, इसकी बोट एक्स की स्टिल नहीं, ये डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है बोट एक्स की, जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड है, वो बोट वाई या जेड की स्टिल वाटर की स्पीड के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया है, तो ये मैंने साइड में लिख दिया है। जो बात हमें दी हुई है वो मैंने यहां पर साइड में लिख दिया है। नाव एक्स वाई जेड के स्थिर पानी में गति का रेशो m 3n और 5n किलोमीटर पर आवर है। तो देखो इनकी स्पीड का रेशो हमें दिया हुआ है कि भाई ये तो m किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ये m किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ये 3n किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और ये 5n किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है स्टिल वाटर में। ये स्टिल वाटर की बात हो रही है। अगर ये इधर जाएंगी ना, तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी और इनकी स्पीड बढ़ा देगी। तो जाते टाइम इसकी स्पीड जैसे m प्लस आर, और आते टाइम इसकी स्पीड m माइनस आर हो जाएगी। जाते टाइम इसकी स्पीड 3n प्लस, जाते टाइम जो है वो इसकी स्पीड
ऐसे अलग पेन से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा विभेद कर सके हम। जाते टाइम इसकी स्पीड 3n+r होगी डाउन स्ट्रीम में, और आते टाइम इसकी स्पीड हो जाएगी 3n-r, और इसकी हो जाएगी जाते टाइम 5n+r स्पीड हो जाएगी इसकी जाते टाइम, और लौटते टाइम जो है वो इसकी स्पीड हो जाएगी 5n-r। ऐसा हमको पता चल गया है क्योंकि इनकी स्टिल वाटर में स्पीड के बारे में जानकारी हमें दे दी है क्वेश्चन में। इसके बाद क्या कह रहा है, नाव वाई को बिंदु ए से बी तक जाने में s घंटे लगते हैं और बिंदु बी से ए तक आने में s+12 आवर लगते हैं। तो देखो इसको जाने में गई है यहां से यहां तक और फिर लौट के आई है, ये लौट के आई है, तो जाने में इसने s घंटे लिए हैं और आने में इसने s से 12 घंटे ज्यादा लिए हैं, 12 घंटे ज्यादा लिए। यानी कि आप सोचोगे कि टाइम का जो डिफरेंस है इनमें वो 12 घंटे का निकल के आ चुका है, 12 घंटे का निकल के आ चुका है इनके बीच में टाइम का डिफरेंस। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला है कि नाव जेड, ये जेड के बारे में दिया हुआ, बोट जेड के बारे में दिया हुआ है, और बोट जेड के बारे में क्या दिया हुआ है, बोट जेड के बारे में दिया हुआ है भाई कि जेड जो है वो ए से बी तक टी घंटे में और बी से ए तक t+4 आवर में जाती है। मतलब जाते टाइम तो इसने टी आवर लिए हैं और आते टाइम आते टाइम जो है वो इसने t+4 आवर लिए हैं। यानी कि इसके आते टाइम जो डिफरेंस है टाइम का वो 4 आवर हमें मिल गया है यहाँ पर। ये बातें भैया तक हमें पता चली है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि नौकाओं में x की स्पीड, नाव x स्थिर पानी में ना तो सबसे तेज है ना ही सबसे धीमी है। जो x की स्पीड है ना वो y और z के बीच में रहने वाली है। ये भी क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि x की जो वैल्यू है वो y के और z के बीच में रहने वाली है। अब यूं नहीं पता कि हमें y की ज्यादा है या z की ज्यादा है, हालांकि हमें पता चल रहा है कि z की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि 5n है और इसकी 3n है, तो z और y के बीच में रहने वाली है x की वैल्यू, ये हम यहां से कह सकते हैं। ठीक है, नाव x नदी P में, कोई अलग नदी की बात कर रहा है, नाव x नदी P में धारा के अनुकूल 126 किलोमीटर जाती है और 16 घंटे में अपने बिंदु वापस, 16 घंटे में बिंदु अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। देखो अभी एक और बात यहां पर दे दी है, देखो ये वाली बात कि एक जो नाव है ना, ये पहली वाली जो नाव है x, बोट x है, वो बोट x 126 किलोमीटर इधर से जाती है और फिर इधर से लौट कर आ जाती है। ठीक है, और कितने घंटे में आ जाती है, 16 घंटे में आ जाती है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 126 किलोमीटर जाती है और 16 घंटों में अपने वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ जाती है। तो मैं मान लेता हूं कि ये रिवर अलग है भाई, ये रिवर कोई दूसरी की बात कर रहा है, ये रिवर पी की बात कर रहा है, पहले रिवर आर की बात कर रहा था। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो स्पीड है ना, रिवर की स्पीड, वो हम मान लेते हैं p किलोमीटर पर आवर ही मान लेते हैं हम, p किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट x इधर से जाती है और फिर लौट के आ जाती है। बोट x की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो m किलोमीटर पर आवर है, ये स्टिल वाटर में स्पीड है। तो एक बात आपको यहां से पता करनी होगी कि देखो आपको मैं दो फॉर्मूले यहां पर बताता हूं। ठीक है, देखो कोई बोट जो है ना, कोई बोट, ध्यान देना, d किलोमीटर जाए और d किलोमीटर ही लौट कर आए, सेम डिस्टेंस जाए सेम डिस्टेंस लौट कर आए। तो अगर टोटल टाइम हमको दे रखा है, टोटल टाइम हमको दे रखा है, जाने की स्पीड s1 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन लौट कर आने की जो स्पीड है वो s2 किलोमीटर पर आवर है, s2 किलोमीटर पर आवर है। तो इस d की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट। टोटल टाइम की बात कर रहा है तो दोनों स्पीड को जोड़ दो इनटू में और टोटल टाइम कर दो। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है यहां से। ठीक है, दूसरा,
आप यही चीज समझना कि कोई बोट गई और लौट कर आई, या कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक व्हीकल गया S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से D किलोमीटर गया और उतना ही D किलोमीटर लौट कर आ गया है, गया S1 की स्पीड से, आया S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है, और जाने आने में इसने टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी लिया है। तो इस स्थिति में D की वैल्यू, अब टाइम डिफरेंस की बात करेगा तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का अंतर इंटू में डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। बात समझ में आ गई आपके? ये देखो टाइम डिफरेंस दिया हुआ था, डेल्टा टी हमारे पास में लेते हैं तो यहां टाइम डिफरेंस वो स्पीड डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस के साथ स्पीड डिफरेंस, टोटल टाइम के साथ में टोटल स्पीड निकल के आती है। तो देखो इस वाले सवाल में 126 किलोमीटर गया और 16 घंटे में वापस लौट के आ गया, तो आप लिखोगे वही फॉर्मूला, टोटल टाइम दिया हुआ है तो 126 डी बराबर दोनों स्पीड, अब जाने की स्पीड होगी m प्लस पी, जाने की स्पीड होगी m प्लस पी, आने की स्पीड होगी m माइनस पी, ठीक है, अपॉन दोनों स्पीड का टोटल यहां पे लिखना पड़ेगा, तो m प्लस पी और m माइनस पी जोड़ेंगे तो 2m आ जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, इनटू में 16 घंटे। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये आएगी जो आगे काम आ सकती है, आगे काम आ सकती है, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी काम आ रही है, आगे काम आ सकती है। अच्छा अब देखो ये दो हमारे पास में बोट वाई और बोट जेड को अगर हम ध्यान से देखें ना, बोट वाई और बोट जेड को, तो देखो ये समान दूरियां जा रही हैं, ये 192 किलोमीटर जाती हैं, 192 किलोमीटर जाती हैं, तो जाती हैं एस आवर में, लौट कर आती हैं एस प्लस 12 आवर में, जाती हैं 3n प्लस आर से और आती हैं 3n माइनस आर की स्पीड से। ऐसा करने पर एस आवर और एस प्लस 12 आवर के टाइम का डिफरेंस 12 आवर हो जाता है, यानी कि टाइम का डिफरेंस 12 आवर है। तो देखो यहां जाती है 3n प्लस आर की स्पीड से, लौट के आती है 3n माइनस आर की स्पीड से, तो 12 घंटे का टाइम डिफरेंस आता है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए कि 192 किलोमीटर जाने में 3n प्लस आर की स्पीड से जाती है और 3n माइनस आर की स्पीड से आती है, तो टाइम का डिफरेंस 12 घंटे आता है, टाइम का डिफरेंस आता है, ध्यान रखना टाइम का डिफरेंस आता है, इसलिए हमें यहां स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस यहां पर 2r निकल के आएगा, ठीक है, 3n प्लस आर और 2n प्लस आर का 3n माइनस आर का जो डिफरेंस है वो हमें ये वाली बात निकल के आ रही है। यहां तक पहुंच गए हम। ऐसे ही है ना, हमें क्या करना है, इस वाली बात का यूज करते हुए 5n प्लस आर की स्पीड से जाए और 5n माइनस आर की स्पीड से जाए, तो टाइम का डिफरेंस यहां पर देखो 4 घंटे निकल के आ रहा है, ये 4 घंटे टाइम डिफरेंस हमें मिल रहा है, तो हम ये चीज लिख देंगे यहां से। तो आप कहोगे कि जाने में 5n प्लस आर स्पीड रहे और आने में 5n माइनस आर स्पीड रहे, तो टाइम ये स्पीड का डिफरेंस 2r है और टाइम का डिफरेंस यहाँ 4 घंटे हो जाता है, ये वैल्यूज आपको बराबर करनी है। तो जैसे ही आप बराबर करोगे और कैंसिल आउट करोगे तो 2r से यहाँ पर 2r कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार कट जाएगा। सॉल्व अगर हम करें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर 3n प्लस आर और 3n माइनस आर का गुणा करेंगे तो ये 3n का स्क्वायर प्लस माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस हिसाब से हम लिख सकते हैं 9n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इसका 3 टाइम्स इक्वल टू आएगा 25n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल। यहां भी मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो मल्टीप्लाई करें 27n स्क्वायर में से 25n स्क्वायर माइनस करने पर 2n स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये 3n स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस करने पर 2r स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि n और r यहां पर बराबर बराबर हैं, यानी कि n और r का रेशो यहां पर 1:1 में है। क्लियर है? तो आप चाहे तो यहां पर k लिख सकते हो और यहां पे भी k लिख सकते हो। अब इसको अगर हम सॉल्व करें ना एक बार तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस इक्वेशन में मैं n की जगह भी k और r की जगह भी एक बार k लिख देता हूं, n की जगह भी k और r की जगह भी k लिखता हूं, r की जगह भी k लिख देता हूं, तो आप लिखोगे 3k प्लस k तो 4k, तो आएगा 192, एक मिनट पेन अलग बदल लेता हूं मैं,
तो आएगा हमारे पास में, यहां लिख रहा हूं 192 इक्वल टू 3k प्लस के 4k 3k माइनस के यानी कि 2k 4k इंटू 2k अपॉन 2k। तो 2k से 2k कैंसिल हो गया है, 4 से कट रहा है 48 टाइम्स, तो k की वैल्यू यहां पर 48 निकल के आ रही है। थोड़ा गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? हाँ, तो 12 भी तो है यहाँ पे, ये 12 भी है भाई, और 12 से और हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार, तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 निकल के आ रही है हमारे पास। k की वैल्यू कितनी आ रही है? 4, यानी कि n की वैल्यू भी 4 है और r की वैल्यू भी 4 है। तो आप यहां पर पुट कर दो, n की वैल्यू भी हमारे पास में 4 आई है और r की वैल्यू भी हमारे पास में 4 आई है, दोनों वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। तो देखो अभी हमें ना यहां पे पता चला कि n की वैल्यू भी 4 है और r की वैल्यू भी 4 है। तो देखो ये जो स्पीड है ना हमारे पास में, वो 12 और 4 16 हो गई है। ठीक है, n की वैल्यू 4 रख दो, r की वैल्यू 4 रख दो, तो 12 और 4 16 हो गई है, और ये 20 और 4 24 हो गई है। ठीक है, 5n प्लस r जो है वो 24 हो चुकी है, पर इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अच्छा एक बात हमें यहां पर पता चल रही है, ये वाली बात हमें पता चल रही है कि बोट एक्स की, ये वाली बात, बोट एक्स की डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो कि कितनी है m प्लस आर, वो बोट वाई या जेड की स्टिल स्पीड के बराबर है। स्टिल स्पीड इसकी कितनी आएगी? 12, 4 3 12, और इसकी कितनी आएगी? 4 5 20। एन की वैल्यू 4 आई है, तो 12 या 20 के बराबर है बोट एक्स की डाउन स्ट्रीम में स्पीड, यानी कि m प्लस आर की जो वैल्यू है ना, m प्लस आर की जो वैल्यू है, m प्लस आर की जो वैल्यू है वो या तो 12 के बराबर या फिर 16 के बराबर है, सॉरी 20 के बराबर है, 12 के बराबर या 20 के बराबर है। अच्छा r की वैल्यू यहां पर 4 है, तो m की वैल्यू या तो हमारे पास में 8 आने वाली है, अगर मैं इस इक्वेशन को लूं तो 4 उधर जाएगा 8 आ जाएगी, या फिर m की जो वैल्यू है वो 4 इधर माइनस करने पर 16 आ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है कि जो x की स्टिल वाटर में स्पीड है, x की स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि m की जो वैल्यू है वो y और z की स्टिल वाटर की स्पीड के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 12 और 20 के बीच में होनी चाहिए ये वैल्यू। तो हम कहेंगे कि 12 और 20 के बीच में ये वाली वैल्यू तो है नहीं, तो m की वैल्यू 16 है, ये बात भी हमें यहां से पता चल चुकी है। m की वैल्यू 16 है, ये भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे आपको लिखते चलना है। अब देखो एक बात मैंने ना शुरुआत में लिखी थी यहां, कहां लिखी है ये वाली बात, ना 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 ना, हाँ ये वाली बात, इस वाली बात को मैं पहले लिख चुका हूं कि 126, देखो ये हमको एक बात दी हुई थी 126 किलोमीटर बोट एक्स पी में, रिवर पी में जाती है और आती है 16 घंटे में, लास्ट लाइन में ये बात दी हुई है। तो m की वैल्यू हमें यहां पर पता चल चुकी है, हम यहां से p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। m की वैल्यू अभी कितनी लिखी है मैंने? 16, m की वैल्यू 16 लिखी है। ठीक है, तो 16 आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो 16 पुट करेंगे तो पहले तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार, ठीक है, और 8 से 4 से कट रहा है, 4 से 2 बार, और 4 से भी नहीं कट रहा है, तो ठीक है 2 से ये 8 बार कट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हमारे पास में 126/8 आ गया है 16 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो पी के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई है 256 में से आपको 126/8 माइनस करना है। तो जरूरत पड़ेगी तो रिवर पी की स्पीड हम निकाल लेंगे यहां से, है ना, 126/8 करनी है, 126 ही है ना, ये 128 तो नहीं है, 126 ही है यार, एम की वैल्यू 16 ही आई है। एम की वैल्यू 16 है यार, यहां पे 16 लिखना था मुझे, गड़बड़ कर दिया मैंने। यहां पे 16 है ये वैल्यू, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, एम की वैल्यू यहां 16 लिख देंगे हम, है ना,
तो 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 की तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है वो इधर जाएगा, तो हमें मिला 252 बराबर 16 का स्क्वायर 256 में से पी स्क्वायर माइनस करेंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि पी की वैल्यू 2 आ गई है। ये वैल्यू भी हम लिख देते हैं यहां पर, पी की वैल्यू 2 है। ये रिवर पी की स्टिल वाटर में स्पीड है, नहीं स्पीड है, रिवर पी की स्पीड है ये, ठीक है। पी पी जो है, चलो अब सवाल देखते हैं हमारे पास सवाल क्या है। इतना बड़ा सवाल है भाई, लेंदी है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, मेंस का है, थोड़ा सा समझाने में भी समय लगता है, और बाकी यहां हम जब करते हैं तो सामने कई पेज मेरे को बदलने पड़ते हैं, इधर उधर से वैल्यू देखनी पड़ती है। अगर हम पेपर में करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। हमें s प्लस एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो s प्लस एन, एस क्या है यहां पर, अच्छा s यहां पर ये वाला टाइमिंग है, तो यहां पे देखो s की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने एक इक्वेशन में वैल्यू लिखी हुई है, हाँ यहां पे भाई s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सिंपल है। s की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें 3n प्लस आर की वैल्यू पता चली गई है, 12 12 4 n की वैल्यू है और r की वैल्यू 4 है, तो 12 प्लस 4 16 की स्पीड से 192 किलोमीटर जाना है, तो 8 s की वैल्यू आ जाएगी। 16 की स्पीड से मतलब जाने में टाइम लगा ना s घंटे, तो 16 की स्पीड से 192 किलोमीटर 12 घंटे में गया होगा। s की वैल्यू आई है भाई 12, s की वैल्यू कितनी आई है 12, s की वैल्यू 12 है, और n की वैल्यू, n क्या है हमारे पास में 4 है, n की वैल्यू 4 ही आई है ना हमारे पास में, हाँ n की वैल्यू 4 आई है, n की वैल्यू 4 है, तो 12 प्लस 4 क्या 12 है, नहीं है, ये वाला गलत है हमारे लिए। m प्लस टी का मान, कौन सा कथन असत्य है ये पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है ये आपसे पूछा गया है, m प्लस टी, और ये t क्या है, t शायद दूसरा वाला है, m की वैल्यू तो हमें पता है 4 और t की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो t कौन सा है हमारे पास, ये वाला, इसको एक बार मैं कॉपी करके नीचे ले जाता हूं, देखो t की वैल्यू कौन सी है, t की वैल्यू ये है, तो 5n प्लस आर, यानी कि 20 और 4 24 की स्पीड से 192 किलोमीटर 8 घंटे में गया होगा, तो 8 है, t की वैल्यू 8 है, तो क्या t की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये 24 के बराबर है, नहीं है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए। नदी आर और नदी की पी की गति का योग 6 किलोमीटर बराबर है, गलत बात है ये, क्योंकि नदी पी की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है अभी, पी की गति कितनी निकल के आई है, वहां पे लिखी हुई है ये रही, पी की 2 आई है स्पीड हमारे पास में, पी की वैल्यू 2 आई है, और आर की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई थी, आर की वैल्यू 4 है, तो 2 और 4 है इनकी स्पीड, तो 2 और 4 है, तो 2 और 4 6 है भाई, 6 सही है, ये वाला सही, तो पहला और दूसरा जो है वो पहला और दूसरा आना चाहिए इसमें, पहला और दूसरा, ये दूसरा है भाई, दूसरा मानना है इसको, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है सवाल में, पहला और दूसरा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये आपके असत्य हैं दोनों, और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे सत्य करते हम, सत्य करते तो आंसर थर्ड वाला हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए सवाल में, लेंथ ही है भाई सवाल, ऐसे थोड़ी ना है, बढ़िया सवालों में से एक है। ये कह रहा है कि नदी पी में, नदी पी जो कि किस स्पीड से चलती है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नदी पी की स्पीड जो हमने निकाली है अभी, ये देखो, ये नदी की पी की स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर बराबर है, यहां से दिख रहा है पी की स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर बराबर है। कह रहा है कि वाई और जेड एक ही पॉइंट से 7 बजे और 11 बजे धारा के अपोजिट शुरू होती है, तो नाव जेड वाई को किस समय पकड़ेगा। ये बोट यहां से चलती है, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है,
और जेड जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इसकी स्पीड स्टिल वाटर में 3n थी और इसकी 5n थी। n की वैल्यू 4 है, मतलब जाती 12 की स्पीड से और ये 15 की स्पीड से है। ठीक है, 7 बजे और 11 बजे चलती है, मतलब 15। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है ना, तो 2 कम करना पड़ेगा। 12 में से 2 कम किया तो 10 स्पीड हो गई है अपोजिट डायरेक्शन में वाई की, और 15 में से 2 कम किया तो 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई है जे की। ठीक है, अब देखो यहां आगे क्या बोल रहा है, अब देखो एक बात समझ लेना कि वाई चलती है सुबह 7 बजे और जेड चलती है 11 बजे, तो 4 घंटे तक तो ये कितना निकल जाएगी, तो 4 घंटे में 10 की स्पीड से 40 किलोमीटर चल जाएगी, 40 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि नाव जेड जो है वो एक्स को कितने टाइम में पकड़ लेगी, तो 3 से भाग दे देंगे क्योंकि इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो 3 है, तो 13.33 घंटे में पकड़ लेगी। आंसर तो यही आ रहा है। तो 11 बजे के 13.33 यानी कि शाम को पकड़ेगी। बारह और 20 ही तो है। अरे यार 12 और 20 है, वो 15 नहीं है, ये तो दिक्कत है। हाँ ये 20 है भाई, 20 से ये 2 कम होगी स्पीड, 18 होगी, क्योंकि 12 3n और 5n 20 है ये। 20 से फिर 2 कम करेंगे तो 10 और 18 आ जाएगी स्पीड। तो 10 और 18 के बीच में 8 का गैप है, तो 8 से 5 घंटे बाद पकड़ लेगी। 5 घंटे किसके बाद, 11 बजे के 5 घंटे बाद, यानी कि 4 बजे पकड़ लेगी। शाम को 4 बजे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है यहां। हाँ, क्यू में, नदी क्यू में, अब ये नदी क्यू अलग दे दी है भाई, अलग कोई नदी दे दी है, क्यू रिवर है, अलग अलग तो रिवर दे रहा है यहाँ पर सवाल में, थोड़ा सा फंसा रहा है हमें। नाव जेड को एक जहाज से आगे निकल जाती है, नाव जेड एक जहाज से आगे निकल जाती है जिसकी स्थिर पानी में गति 2 किलोमीटर पर आवर है। किसकी, नाव जेड की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, 48 सेकंड में निकल जाती है आगे। ठीक है, तो नाव जेड की लंबाई अगर 15 मीटर है तो जहाज की लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या है। इन रिवर क्यू जेड ओवरटेक्स शिप विच whose स्पीड इज इन स्टिल वाटर 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पर ये शिप है, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो जेड है उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में 5n यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ 48 सेकंड में जहाज की लंबाई पूछ रहा है ये, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। ओवरटेक कर लेती है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे हम, ओवरटेक की बात की है यहां पर, तो अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, नहीं सेम डायरेक्शन में लेंगे, सॉरी। तो देखो दोनों की स्पीड का डिफरेंस 20 - 2, क्योंकि जाने में अगर इसकी स्पीड 20 + x होगी और इसकी स्पीड 2 + x होगी, तो दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस से x कट जाएगा, तो 20 और 2 का डिफरेंस ही आएगा। इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 48 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखो एक ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, तो इस जेड बोट की स्पीड, वो लेंथ और शिप की लेंथ दोनों हमको लेनी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, यदि नाव की लंबाई 15 मीटर है तो 15 मीटर प्लस x मीटर हम मान लेते हैं, नाव वो शिप की लेंथ x मीटर, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप यहाँ पर 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मीटर पर सेकंड में बदलेगा, और फिर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 का 5 गुना 240 मीटर, और 240 में से 15 माइनस करेंगे तो 225 मीटर जो है वो जहाज की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं भाई। एक अगर हमसे क्वेश्चन हो जाता है तो फिर 5 क्वेश्चन, एक मतलब हमसे डीआई बन जाती है तो 5 क्वेश्चन आसानी से होने लगते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद देखना, बड़ा इजी सा है, ज्यादा टफ नहीं है। और ये क्वेश्चन भी देख लेना, ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा है, ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। काफी वीडियो लंबी हो गई है,
तो ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आगे और मैं दूसरी डीआई लेकर आपके साथ में मिलूंगा। ये वीडियोस ध्यान से देखें, समझें, बार बार देखें। एक क्वेश्चन कर लेने से पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद।